देखो नो लैप्स ऑन डेथ ये हमने अभी देख लिया है। अब देखो वॉलंटरी रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन ये क्या है। अगर एम्प्लॉयर और वर्कर्स चाहे तो म्यूचुअली क्या कर सकते हैं, वो डिस्प्यूट को एक आर्बिट्रेटर के पास भेज सकते हैं इंस्टेड ऑफ लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है तो एक अंपायर होगा, मतलब एक इंसान जो न्यूट्रल रहेगा। दो इनके साइड से है, दो उनके साइड से है, तो ये एक अंपायर बीच में रहेगा। ठीक है, और अगर पार्टीज मेजोरिटी से डिसीजन ले लेती है, सपोज ये यही वाला केस ले, यहाँ पे सपोज 3-2 से डिसीजन हो जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी। अगर जिन लोगों ने वो साइन नहीं किया तो उनको भी एक चांस मिलता है उनका बाजू मारने का। ठीक है, और जो भी अवार्ड है फिर बाद में वो बाइंडिंग होगा सभी वर्कर्स पे। तो वही है वॉलंटरी, वो आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकते हैं, वही लिखा है। और उस केस में अंपायर की प्रोविजन है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो यही ये 2-3 चीज़ें देखो, 100 वर्कमैन की प्रोविजन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार डिस्प्यूट रेफर किया तो गवर्नमेंट उसको मतलब जो भी लॉकआउट स्ट्राइक है उसको प्रोहिबिट करने का ऑर्डर निकाल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकते हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा ठीक है दिमाग मत लगाओ यहाँ पे। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में, इस एक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो भी है ना, इनको जो भी प्रोसीजर ठीक लगे वो फॉलो कर सकते हैं, वही लिखा है। इनको सिविल कोड की पावर होती है, जो भी ऑफिसर यहाँ पे वो पब्लिक सर्वेंट है, वही लिखा है। कंसलेशन ऑफिसर की ड्यूटी क्या है कि वो रिपोर्ट बनाएगा और गवर्नमेंट को भेजेगा, और विदाउट डिले जो सेटलमेंट है उसको, मतलब जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट करने की कोशिश करो, तो वही ड्यूटी है कंसलेशन ऑफिसर की। और अगर सेटलमेंट होता है तो रिपोर्ट भेजो सरकार को, और नहीं होता है तो क्यों नहीं हुआ सेटलमेंट और रीजन के साथ रिपोर्ट दे दो, और 14 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है। तो ये बस इंपॉर्टेंट टाइम लाइन याद रखो कि कंसलेशन ऑफिसर को रिपोर्ट देना है 14 दिन के अंदर, और जो बोर्ड है उनको रिपोर्ट देना है 2 महीने के अंदर। ये टाइम लाइन बस याद रखना। फिर जो भी अवार्ड आएगा उसको गवर्नमेंट को पब्लिश करना पड़ेगा। अवार्ड आने के 30 दिनों के अंदर कहाँ पे पब्लिश करेंगे, नोटिफिकेशन निकाल के उसको पब्लिश करेंगे। और जो अवार्ड है वो एनफोर्सेबल होगा अपॉन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन। ठीक है, सरकार ने पब्लिश कर दिया उसके बाद 30 दिनों के अंदर वो एनफोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है। और कोई मैटर सपोज कोर्ट में पेंडिंग है, अपील किया है सपोज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो जो भी एम्प्लॉयर है उसको वर्कर्स को फुल वेजेस देने होंगे ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सच अपील, तो वही लिखा है यहाँ पे। अब पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट, मतलब जो सेटलमेंट हुआ है यहाँ पे, जो भी सेटलमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो कितना टाइम तक रहेगा या फिर उसका क्या रिलेटेड प्रोविजन है, इसको शॉर्ट में देखो यहाँ पे दिया है, लेकिन शॉर्ट में समझो कि जो भी सेटलमेंट होगा वो जितना टाइम उन्होंने एग्रीमेंट में मेंशन किया उतना टाइम चलेगा। अगर कोई टाइम मेंशन नहीं तो 6 महीने चलेगा। और किसी ने सपोज टर्मिनेशन नोटिस दिया, मतलब ये बोला कि मुझे सेटलमेंट अवार्ड एंड करना है, खत्म करना है, ठीक है, तो वो उसके बाद ये नोटिस देने के 2 महीने बाद तक वो चलेगा। और जो ये तो हुआ सेटलमेंट का केस, जहां पे सपोज कोर्ट ने डिसीजन दिया अवार्ड, तो उस केस में वो वैलिड रहेगा 1 साल तक, गवर्नमेंट उसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, और एक्सपायरी के बाद इट विल कंटिन्यू अंटिल 2 मंथ आफ्टर टर्मिनेशन नोटिस। ठीक है, तो वही है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब यहाँ से शुरू होते हैं, इसको अब बिल्कुल भी मिस मत करना। ये सेक्शन 22 और इसके आगे के सेक्शन जो भी है, यहाँ से बार बार हर साल क्वेश्चन आए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए। ठीक है, तो पहला सेक्शन 20, इसको मैंने आई थिंक शॉर्ट में भी कवर कर लिया है, जो शॉर्ट्स डाले मैंने वो भी आप देख सकते हो शॉर्ट में। देखो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को लेके ये प्रोविजन है, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है इस शेड्यूल में मेंशन किया है, लेकिन आप नाम से भी समझ सकते हो कि ऐसी सर्विस है जो पब्लिक, ठीक है, लाइट हो गया, पानी हो गया, तो ऐसी सर्विस हो गई, वो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विस है ना। तो ये ऐसे जगह पे वो स्ट्राइक करेंगे तो कैसे होगा, पानी कैसे आएगा। ठीक है, तो वहां पे स्ट्राइक लॉकआउट करना है तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। अब वो रेगुलेशन क्या है वो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन चीज है ये आपके एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मतलब कंडीशन दी है, मैं एक्सप्लेन करूंगा सिंपल, अब ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय प्रोहिबिशन, कोई भी पर्सन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एम्प्लॉयड है वो स्ट्राइक पे नहीं जाएगा इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब ये 4 चीजें उसको करनी पड़ेगी, ठीक है, बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक। ठीक है, तो ये 4 चीजें क्या है, अगर वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाना है तो उनको कम से कम 6 हफ्ते का नोटिस देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ डायग्राम, आप यहाँ पे देखो, आप सपोज इस टाइम पे ये जो है उन्होंने डेट फिक्स किया है स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक से पहले कम से कम उनको 6 हफ्ते की नोटिस देनी होगी। ठीक है, कितने, 6 हफ्ते की नोटिस। तो ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, विद इन द 14 डेज ऑफ गिविंग सच स्ट्राइक नोटिस। सपोज उन्होंने इस दिन पे नोटिस दिया, उसके बाद 14 दिन कुछ नहीं करेंगे। 14 दिन का जो टाइम है ना वो कूलिंग ऑफ पीरियड है, मतलब नोटिस देने के 14 दिन कुछ नहीं करना है। स्ट्राइक से पहले कम से कम 6 हफ्ते की नोटिस देनी है। सपोज उन्होंने 30 दिन पहले ही नोटिस दे दिया स्ट्राइक का, तो 30 दिन पहले नोटिस दिया तो उसके बाद 14 दिन वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है,
बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्ट्राइक डेट स्पेसिफाइड इन द गिवन नोटिस। सपोज ये जो डेट है स्ट्राइक की, सपोज उन्होंने लिखी है 15 अगस्त की डेट दी है कि इस टाइम हम क्या करेंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे। तो ये डेट से पहले वाली डेट पे वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। पहले वाली मतलब कोई भी हो, 14 तारीख हो, 13 हो, 12 हो, इसी डेट पे स्ट्राइक पे जाना होगा आपको, ठीक है। इसी डेट पे स्ट्राइक कर सकते हो, ये वाली डेट से पहले स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 चीजें होगी। और चौथी चीज क्या है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलेशन प्रोसीडिंग बिफोर कंसिलेशन ऑफिसर। अगर कंसिलेशन ऑफिसर है, उसके पास कोई प्रोसीडिंग चल रही है अभी, तो वो चलते टाइम, जो प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम तो नहीं जा सकते स्ट्राइक पे, और वो प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद भी 7 दिन तक नहीं जा सकते स्ट्राइक पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्राइक पे जाने से पहले कम से कम कितने दिन की नोटिस देनी है, 6 हफ्ते की नोटिस देनी है। नोटिस देने के बाद आपको कितना दिन का इंतजार करना है, 14 दिन का वेटिंग पीरियड है, ठीक है। एंड जो डेट मेंशन करी है स्ट्राइक की, उसी डेट पे जाना होगा, उससे पहले आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। और अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उस केस में भी आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद के 7 दिन भी नहीं जा सकते, उसके बाद जाओ। तो ये 4 कंडीशन है इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय पे, और सेम कंडीशन है एम्प्लॉयर पर भी। कोई भी एम्प्लॉयर क्या नहीं कर सकता, लॉकआउट डिक्लेयर नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी ऑफ देयर वर्कमैन। उनको भी सेम है, 6 हफ्ते की नोटिस देनी होगी लॉकआउट से पहले, फिर उसके बाद 14 दिन का इंतजार करो, एंड जो डेट मेंशन है उसी डेट पे जाओ, उससे पहले नहीं जाना है। कंसिलेशन का सेम है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो कहाँ पे नोटिस देना एग्जेम्पशन है, मतलब जहाँ पे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे नहीं है। ऑलरेडी कोई एक्टिव स्ट्राइक चल रहा है या फिर एक्टिव लॉकआउट चल रहा है, तो उस केस में ऑलरेडी चल रहा है ना, तो वहां पे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इन एग्जिस्टेंस इन दैट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ठीक है। तो वही लिखा है, अगर कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में ऑलरेडी कोई स्ट्राइक चल रहा है तो वहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयर इज लीगली मैंडेटेड टू सेंड इंटीमेशन ऑफ द डिक्लेयर स्ट्राइक, मतलब जो भी है स्ट्राइक का उसका इंटीमेट करना पड़ेगा उनको टू द अथॉरिटी को पहले बताओ। अब देखो रिपोर्टिंग टाइमलाइन क्या है। एम्प्लॉयर को नोटिस मिलती है सपोज फ्रॉम एम्प्लॉय इसकी स्ट्राइक की, या फिर एम्प्लॉयर खुद नोटिस मतलब बोल रहा है कि मैं लॉकआउट करूंगा, तो उस केस में जो भी है नोटिस, उस नोटिस को आपको कहाँ भेजना है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी उसके पास भेजना है। कितने दिनों के अंदर, विद इन 5 days ऑफ रिसीविंग नोटिस और गिविंग नोटिस, जो भी है डिपेंडिंग। तो नोटिस मिलने के बाद 5 दिनों के अंदर वो नोटिस आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देनी है। तो ये टाइमलाइन याद रखो, और ये सारी टाइमलाइन याद रखो। इस पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 6 weeks बिफोर स्ट्राइक आपको नोटिस देना होगा, और नोटिस के बाद 14 दिन स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखो जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये जो है हमने जो भी पढ़ा है यहाँ पे, तो वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को लेके है। सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उन पे ये रिस्ट्रिक्शंस है, बाकियों पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। सेक्शन 23 में जनरल प्रोहिबिशन है ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो भी बाकी बचे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि नो वर्कमैन जो काम कर रहा है किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, वो स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, या फिर कोई एम्प्लॉयर लॉकआउट डिक्लेयर नहीं करेगा। कर सकता है, लेकिन ये फॉलोइंग कंडीशन है। पहला, कौन सा टाइम पे वो नहीं कर सकता, अगर कोई बोर्ड कंसिलेशन चल रहा है तो उस टाइम नहीं कर सकता, उसके बाद के 7 दिन। तो ये वही प्रोविजन है, ये चौथा वाला प्रोविजन। ड्यूरिंग एडजुडिकेशन, मतलब कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में कोई मैटर चल रहा है, पेंडेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस टाइम कोई भी लेबर कोर्ट हो, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो, तो जितना भी टाइम चल रही है प्रोसीडिंग, उतना टाइम आपको मतलब नहीं जा सकते स्ट्राइक पे, और वो खत्म होने के बाद के 2 महीने भी आप नहीं जा सकते। तो ये है दूसरा पॉइंट। अब देखो ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन वाला मतलब ये वाला कहाँ गया, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है वो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के लिए मैटर को भेज सकते हो। तो ये वाला मैटर आ गया वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, मतलब उन्होंने खुद ने डिसाइड किया ना, हम ठीक है, हम म्यूचुअली डिसाइड किया उन लोगों ने कि हम एक आर्बिट्रेटर को रखेंगे और जो भी मैटर है सॉल्व करेंगे अपना, विदाउट गोइंग टू लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल में जाने से पहले हम अपना सॉल्व करते हैं। ये कोर्ट वाला प्रोसीडिंग लोग इससे दूर ही रहते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो अपना सॉल्व करते हैं। तो ये आर्बिट्रेटर वाला, ये वाला जो प्रोविजन है, तो इन्होंने तो खुद ने चालू किया ना वो आर्बिट्रेशन, तो वो वाले टाइम पर भी आप नहीं जा सकते स्ट्राइक पे या लॉकआउट डिक्लेयर नहीं कर सकते, एंड उसका डिसीजन आने के 2 महीने बाद भी नहीं जा सकते। तो वही है 2 महीने। देखो ये कोर्ट वाला और आर्बिट्रेशन वाला, यहाँ पर भी 2 महीने का टाइम लाइन, यहाँ पर भी 2 महीने, और कंसिलेशन के बाद 7 दिन तक नहीं जा सकते। ये है। देखो ड्यूरिंग एनी एक्टिव सेटलमेंट और अवार्ड, मतलब कोई ऑलरेडी बाइंडिंग अवार्ड कोर्ट ने दिया है या फिर सेटलमेंट आपने किया है, तो वो अगर ऑपरेशन में है तो उस टाइम भी आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। तो ये हो गया जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अब देखो जो भी स्ट्राइक लॉकआउट है वो कौन से केस में लीगल रहेगा, कौन से केस में इलीगल रहेगा, उसका यहाँ पे सेक्शन 24 में दिया है, उसको अब देखते हैं। व्हेन स्ट्राइक और लॉकआउट इज इलीगल, कब बोलेंगे कि ये इलीगल है। जो सेक्शन 22-23 जो हमने अभी पढ़ा ना, ये इसके वायलेशन में अगर कोई स्ट्राइक लॉकआउट कर रहा है तो वो इलीगल होगा, ठीक है, वो इलीगल होगा। इफ इट इज कंटिन्यूड कॉन्ट्रवेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोहिबिटरी ऑर्डर, तो गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर इश्यू किया और फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो इलीगल होगा। ये 2 केस में इलीगल होगा। कौन से केस में इलीगल नहीं होगा, देखो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्राइक या लॉकआउट है, ऑलरेडी मतलब चल रहा है स्ट्राइक या फिर लॉकआउट, डिस्प्यूट ठीक है इन एग्जिस्टेंस में है, बिफोर द डिस्प्यूट ऑफ रिपोर्ट टू बोर्ड, मतलब यहाँ पे जाने से पहले उनका ऑलरेडी चल रहा है स्ट्राइक,
इट्स कंटिन्यूस शाल नॉट बी डीम्ड इलीगल, मतलब वो जो स्ट्राइक अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो इलीगल नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ने मतलब प्रोहिबिटेड ऑर्डर निकाला और फिर भी अगर चल रहा है तो फिर वो इलीगल होगा, फिर वो ए केस में आएगा। लेकिन एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकालती और पहले से उनका चल रहा है स्ट्राइक, तो वो जो है वो इलीगल नहीं रहेगा, उसको हम बोलेंगे मतलब लीगल है। लीगल है बोलने से अच्छा ये है कि इलीगल नहीं है, मतलब गलत कुछ नहीं है। रेसिप्रोकल डिफेंस ये क्या है, मतलब सपोज वर्कर स्ट्राइक पे चले गए तो उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर के पास सब कहाँ है वर्कर्स, सर सब तो स्ट्राइक पे चले गए, तो एम्प्लॉयर ने क्योंकि वर्कर ने स्ट्राइक डिक्लेयर किया, एम्प्लॉयर ने बोला मैं भी कंपनी शट डाउन कर रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट इसने कुछ किया तो वो इलीगल नहीं होगा। तो वही लिखा है लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्राइक और स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉकआउट, तो वो जो है वो इलीगल नहीं होगा। तो ये दो चीजें आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब देखो नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू इलीगल एक्शन, मतलब कोई भी इलीगल एक्शन हो रही है उसको पैसा फंडिंग नहीं करना है, वही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ले ऑफ एंड रिट्रेसमेंट, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, आ भी सकते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आए। पहला देखो चैप्टर 5A, चैप्टर 5A में जो स्मॉलर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको लेके ले ऑफ और रिट्रेसमेंट का क्या प्रोविजन है स्मॉलर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, उसको देखो। अब इस्टेब्लिशमेंट कौन सी, स्मॉलर मतलब 50 से ज्यादा और 100 से कम, ठीक है, 50 या मोर देन 50 एंड लेस देन 100 मतलब 99, तो 50 to 99 अगर वर्कर्स है किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, तो उन पे ये रूल जो है वो लागू होंगे ले ऑफ के और रिट्रेसमेंट के, ठीक है। अब देखो ये जो रूल है किन पे लागू नहीं होंगे, जहां पे 100 से ज्यादा एम्प्लॉय है उनके लिए चैप्टर 5B है। चैप्टर 5B में बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेम प्रोविजन है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो देखेंगे। और जो कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो सीजनल है, इंटरमीडिएटली काम कर रहा है, तो उन पे ये काम लागू नहीं रहेगा चैप्टर 5A। चैप्टर 5A सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, 50 से ज्यादा 100 से कम। अब देखो यहाँ पे ले ऑफ का कंपनसेशन मिलता है, रिट्रेसमेंट किया तो कंपनसेशन मिलता है, तो उसके लिए पहले ये समझो कि कंटिन्यूस सर्विस का क्या डेफिनेशन है, मतलब जो कंपनसेशन मिलता है वो आपने कितना ईयर कंटिन्यूस सर्विस करी है उसके हिसाब से मिलता है। तो कंटिन्यूस सर्विस का क्या मतलब है वो पहले देखो। अगर अनइंटरप्टेड सर्विस है, मतलब जो भी सिकनेस लीव ले रहे हो आप, ऑथोराइज लीव, एक्सीडेंट, लीगल स्ट्राइक, लॉकआउट, सेशन ऑफ वर्क ड्यू टू वर्कमैन्स फॉल्ट, मतलब नॉट ड्यू टू मतलब वर्कमैन का कोई गलती नहीं, उसकी वजह से अगर वर्क रुक गया, तो ये सब चीजें अगर हो रही है तो वो भी उसको भी इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। सर्विस में मानेंगे कि वो अनइंटरप्टेड सर्विस है तो उसको भी कंटिन्यूस सर्विस ही बोलेंगे। तो लीव लिया तो ऐसा थोड़ी है कि सर्विस डिस्टर्ब हो गई, है ना। कोई लीगल स्ट्राइक है तो ऐसा थोड़ी है कि वो कंटिन्यूस सर्विस नहीं है, तो वो कंटिन्यूस ही मानेंगे उसको, तो उसको डीम्ड कंटिन्यूस सर्विस बोलते हैं। तो पहला देखो, अगर कोई ग्राउंड मतलब बिलो ग्राउंड कोई काम कर रहा है, जैसे माइन में काम कर रहा है, तो उनके केस में अगर उन्होंने एक साल में सपोज 190 डेज काम किया है तो उनको बोलेंगे कि उन्होंने 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस करी है। और बाकी सारे एस्टेब्लिशमेंट ने 240 डेज अगर उन्होंने काम किया तो उसको बोलेंगे कि उन्होंने 1 कंटिन्यूस ईयर सर्विस करी है। और 6 महीने कब कैलकुलेट करता है, अगर कोई अंडरग्राउंड काम कर रहा है, उन्होंने अगर 95 डेज कंप्लीट किए तो उसको बोलेंगे उनका 6 महीना हो गया, और बाकी एस्टेब्लिशमेंट में 120 डेज है। तो ये डेज याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। अब एक्चुअल वर्किंग डे किसको बोलेंगे, ये जो 190 डे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, या फिर ये जो 240 डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करने के टाइम जो भी ले ऑफ के डेज है, जो भी लीव है विद फुल वेज, टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गई एक्सीडेंट के चलते, या फिर मैटरनिटी लीव हो गई 26 हफ्ते की, तो वो सब इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब कोई वुमन सपोज 26 हफ्ते की वीक उसने ले ली तो वो भी 26 हफ्ते यहाँ पे काउंट होंगे 240 डेज में, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो काउंट नहीं होंगे, तो वो अगर छुट्टी पे है, पेड लीव है, उसको भी काउंट करेंगे 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस में। तो ये डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका यहाँ पे दिखा है कि ये सारे डेज इंक्लूड रहेंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ ये एक्चुअल वर्किंग डेज में आते हैं। तो अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड नया आया है वहाँ पे, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में भी सेम लिखा है, ये वाला एक्ट में 12 है तो इसको हटाओ, ये नया वाला याद रखो। अब देखो ले ऑफ कंपनसेशन एंड मस्टर रोल, इस पे क्या है, वर्कमैन एक्सेप्ट बदली और कैजुअल, मतलब ये तो बदलते रहते हैं ना, तो इनका कंटिन्यूस सर्विस कैसे होगा, तो ये इनको छोड़ के बाकी जो भी है जो मस्टर रोल पे रहते हैं, तो उनको हु हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इफ ले ऑफ। अगर उनको ले ऑफ करते हैं तो उस केस में क्या मिलता है, उनको ले ऑफ कंपनसेशन मिलता है। और कंपनसेशन कितना मिलता है, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। एम्प्लॉयर मस्ट पे 50% ऑफ बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता होता है, दैट वर्कर वुड हैव अर्नड इफ इट हैड नॉट बीन ले ऑफ, मतलब ले ऑफ नहीं करते तो उसको कितना मिलता डीए, तो उतना डीए प्लस बेसिक वेज उसका 50%, तो वो उतना कंपनसेशन देना होगा जितना भी टाइम ले ऑफ है। अब वहां पे 45 डेज का कैप है, मतलब मैक्स टू मैक्स 45 डेज का आपको ले ऑफ कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर सपोज ले ऑफ इससे भी आगे जा रहा है, मतलब काम बंदी हो रही है, एम्प्लॉयर के पास काम ही नहीं है, तो वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन अगर एग्री करते हैं लिखित में कि हम ये कंपनसेशन को अब स्टॉप करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर सब्सिक्वेंटली क्या करेगा, वर्कर को काम से हटा देगा ना, रिट्रेंचमेंट होगा, कितना टाइम ले ऑफ करेगा, काम ही नहीं है तो वो फाइनली टर्मिनेट करेगा वर्कर्स को। तो उस केस में क्या मिलता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है।
तो जो भी ये ले ऑफ कंपेंसेशन मिला है उसको माइनस करते हैं रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन से और बाकी बचा हुआ वर्कर को दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ले ऑफ कंपेंसेशन दे दिया है ना, ठीक है। तो ले ऑफ कंपेंसेशन मैक्स टू मैक्स 45 डेज का मिलता है और उससे आगे अगर ले ऑफ हो रहा है तो और एम्प्लॉयर ने चूज किया कि वर्कर को रिट्रेंच करना है, तो उस केस में जो भी ले ऑफ कंपेंसेशन दिया है उसको डिडक्ट करेंगे फ्रॉम रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन और फिर रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन वर्कर को दे देंगे। तो ये वाला प्रोविजन है। अगर कोई बदली वर्कर वो अगर सपोज ये सर्विस कंडीशन फुलफिल करता है ये 190 डेज वाली या 240 डेज वाली, तो उसको भी मिलेगा फिर, ठीक है। फिर तो वो बदली वर्कर नहीं रहेगा ना, वो तो नॉर्मल मस्टर रोल वाला हो जाएगा, ठीक है। एक बार वो एक कंटिन्यूस ईयर ये करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उस केस में दे विल सीज टू बी ट्रीटेड एज सच, ठीक है। तो उनको भी ले ऑफ कंपेंसेशन उस केस में मिलेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ले ऑफ कंपेंसेशन कितना मिलता है, 50% ऑफ बेसिक वेज डीए कब मिलता है, कब मिलता है, जब ले ऑफ होता है तब मिलता है, कितने टाइम तक मिलता है, मैक्स टू मैक्स 45 डेज तक मिलता है, और किसको मिलता है, जिन्होंने एटलीस्ट 1 कंटिन्यूस ईयर सर्विस कंप्लीट करी है उनको मिलता है, ठीक है। और अगर सपोज रिट्रेंच करने का सोच लिया एम्प्लॉयर ने तो मैक्स टू मैक्स 45 डेज का तो दे दिया, तो यहाँ पे जितना दिया है उसको कट करेंगे और बाकी बच्चा रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन दे देंगे। अब एम्प्लॉयर का काम है कि ये मस्टर रोल मेंटेन करना, वही लिखा है यहाँ पे, और ले ऑफ के टाइम पर भी वर्कमैन मतलब आएंगे और एंट्री करेंगे वर्क यहाँ पे मस्टर रोल पे वही लिखा है। अब व्हेन ले ऑफ कंपेंसेशन फोरफीटेड, मतलब ले ऑफ कंपेंसेशन यहाँ पे सपोज दे दिया है कुछ, तो उसको जब्त कर सकते हैं। कब जब्त कर सकते हैं, तो ये वाले 3 केस है, इस केस में जब्त कर सकते हैं, मतलब नहीं देंगे। क्यों? ले ऑफ वर्कमैन इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कंपेंसेशन। अगर वर्कर को एम्प्लॉयर ने कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे दिया और वर्कर ने मना कर दिया, या फिर 5 मील रेडियस की दूरी में किसी दूसरी जगह पे काम दे दिया, ठीक है, अनदर इस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू सेम एम्प्लॉयर, जो 5 मील की रेडियस पर है वहां पे काम दे दिया, तो वो उसने रिफ्यूज कर दिया वर्कर ने, तो उस केस में ले ऑफ कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, वर्कर डू नॉट प्रेजेंट देमसेल्फ फॉर वर्क एट द इस्टेब्लिशमेंट एट अपॉइंटेड टाइम एटलीस्ट वंस अ डे ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर। ये जो था ना मस्टर वाला, मस्टर रोल मेंटेन किया है, ले ऑफ किया है वर्कर्स को, लेकिन वर्कर्स को जो भी टाइम दिया उस टाइम आके वहां पे एंट्री करनी होती है। अगर वर्कर ने वो नहीं किया, वो उस टाइम पे आए नहीं, नॉर्मल वर्किंग टाइम पे नहीं आए एटलीस्ट वंस अ डे, अगर वो नहीं आते तो फिर उनको ले ऑफ कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। और दूसरा, ले ऑफ क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ स्ट्राइक हुआ है कंपनी में, और ले ऑफ इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय ऑनगोइंग स्ट्राइक। मतलब एक प्रोडक्शन, सपोज यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, तो ये एक डिपार्टमेंट में स्ट्राइक हुआ, उसके चलते बाकी डिपार्टमेंट भी अफेक्ट होंगे ना, यहाँ पर भी काम कम हो जाएगा, तो एम्प्लॉयर को वहां पर हटाना पड़ेगा लोगों को, तो उस केस में ले ऑफ कंपेंसेशन देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि स्ट्राइक इन अदर पार्ट, ठीक है, ऑनगोइंग स्ट्राइक और स्लोइंग डाउन ऑफ प्रोडक्शन बाय वर्कमैन इन अदर डिपार्टमेंट ऑफ सेम एस्टेब्लिशमेंट, अगर ये होता है तो उस केस में ले ऑफ कंपेंसेशन कंपलसरी नहीं है। तो ये 3 चीजें याद रखना, रिफ्यूजल टू वर्क, या फिर 5 मील के रेडियस में काम दे दिया और उसने रिफ्यूज कर दिया लेने से काम, और सेम एस्टेब्लिशमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट में दे दिया और उसने रिफ्यूज कर लिया, और दूसरा फेलियर टू प्रेजेंट देमसेल्फ और स्ट्राइक वाला। अब देखो, रिट्रेंचमेंट की कंडीशन में, रिट्रेंचमेंट अगर करना है मतलब टर्मिनेट करना है एम्प्लॉय को, तो उस केस में क्या कंडीशंस है? पहला तो वर्कमैन जिन्होंने एटलीस्ट 1 कंटिन्यूस ईयर्स सर्विस कंप्लीट करी है उनको रिट्रेंच नहीं कर सकते। अगर करना है तो ये 3 कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? उनको 1 महीने का नोटिस देना होगा, रिटर्न नोटिस, ठीक है, वहां पे लिखो कि क्या रीजन है, मतलब हटाने के उनको काम से क्या रीजन है। अगर ये नोटिस नहीं दिया तो 1 महीने के वेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन देना होगा कितना? 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, मतलब जितना भी उन्होंने कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट किया है उतना साल मल्टीप्लाइड बाय 15 दिन का एवरेज वेज उनका कैलकुलेट करो, ठीक है। और एनी पार्ट देयर, मतलब जो भी 6 महीने के ज्यादा अगर टाइम गया है आपका काम का, तो उसको भी एक कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस मानेंगे। और तीसरा, गवर्नमेंट को भी नोटिस देना होगा, सर नोटिस इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अगर आपने ये 3 चीजें करी है तभी आप ऐसे वर्कर जिसने एटलीस्ट 1 ईयर पूरा किया है कंटिन्यूस सर्विस, उसको रिट्रेंच कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये वाला यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 6 महीना, ये 1 ईयर, ये क्या है। देखो, किसी वर्कर ने 7 साल और 8 महीने काम किया है, तो ये तो कंप्लीट 7 साल हो गए, ठीक है, तो वो तो 7 कंप्लीटेड हो गए, और जो 8 है ये तो 6 महीने से ज्यादा है ना, तो उसको भी एक अनदर ईयर मानेंगे, तो उसका टोटल ईयर कितना हो गया? 8 ईयर हो गया, और 15 दिन का एवरेज पे, ठीक है। तो इसका एवरेज पे कंसेप्ट मैंने शुरू में बताया कि एवरेज पे मंथली है, वीकली, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले महीने का जो भी है उसके हिसाब से, वो पिछले महीने का नहीं, मंथली है तो लास्ट के 3 महीने का मैंने शुरू में बताया, तो उसका एवरेज निकालो, और जितना भी एवरेज आएगा उसका 15 टाइम्स करो, ठीक है। तो 15 दिन का एवरेज पे इंटू 8 साल, जितना भी अमाउंट हो रहा है उतना देना पड़ेगा, ठीक है, तभी रिट्रेंच कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये रिट्रेंचमेंट प्रोविजन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कंपेंसेशन याद रखो, ले ऑफ के केस में कंपेंसेशन कितना मिलता है? 50% ऑफ टोटल बेसिक वेज एंड डीए,
ठीक है, मैक्स टू मैक्स 45 डेज का मिलेगा। और बाकी रिट्रेसमेंट कंपनसेशन कितना है, 15 दिन का एवरेज पे इंटू जितने भी आपकी कंटिन्यूस सर्विस हुई है, 2 4 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, उसको मल्टीप्लाई करो, जितना भी अमाउंट आएगा उतना रिट्रेसमेंट कंपनसेशन देना होगा। अब यहाँ पे देखो, कोई ट्रांसफर होती है, सपोज ओनरशिप, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ट्रांसफर होता है, तो वो पहले कंपनी में सपोज उसने काम किया है 8 साल और अभी ट्रांसफर हो गई, तो उसके 8 साल वो पकड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कंपनी का नाम बदल गया या फिर दूसरी आ गई ना, ट्रांसफर हो गया अंडरटेकिंग, तो ऐसा नहीं कि वो कंपनसेशन जो है कैलकुलेट करते टाइम नए वाले से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। पहले के कंपनी में आपने 8 साल काम किया तो वो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो वही लिखा है यहाँ पे। सपोज बी लिमिटेड को ट्रांसफर हो गया, तो बी लिमिटेड एग्रीज इन फ्यूचर वर्कर इज रिट्रेंच, सपोज वर्कर को रिट्रेंच करते हैं, देन कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होगा, पहले के भी 8 साल पकड़ेंगे और जितना टाइम यहाँ नए वाले में किया है वो भी ऐड होगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग वही लिखा है, तो यहाँ पर भी उनको क्या नोटिस और कंपनसेशन मिलेगा इफ दे हैड बीन रिट्रेंच्ड। अब देखो क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग, अब कंपनी बंद करनी है तो 60 डेज का प्रायर नोटिस देना होगा। एम्प्लॉयर इंटेंडिंग टू क्लोज डाउन एंड अंडरटेकिंग, उनको एक नोटिस देना होगा, रीजंस दो टू अप्रोवेट गवर्नमेंट एटलीस्ट 60 डेज बिफोर द क्लोजर बिकम इफेक्टिव। तो एक नोटिस देना होगा गवर्नमेंट को 60 दिन पहले, क्लोजर के 60 दिन पहले। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम, जो स्मॉलर इस्टेब्लिशमेंट है जहां पे 50 से ज्यादा 100 से कम एम्प्लॉय है, उनके लिए क्लोजर का क्या रूल है ये पढ़ रहे हैं। जहां पे 100 से ज्यादा है उनका अलग नियम है, वो अभी आएगा। दैट्स वाई ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बहुत बड़ा है, इसको पढ़ाने में कम से कम ये देखो 1-1.5-2 घंटा तो जाएगा, 2-3 पार्ट तो लगेंगे इसको। ठीक है, अगर स्मॉलर इस्टेब्लिशमेंट है उसको बंद करनी है कंपनी, तो 60 दिन का नोटिस देना होगा गवर्नमेंट को। किसको नोटिस नहीं देना, जहां पे 50 से कम एम्प्लॉय है। ये किन पे लागू है, 50 से ज्यादा और 100 से कम जो है एस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं पे ये वाला क्लोजर वाला, फिर ये वाला हो गया रिट्रेसमेंट वाला। ठीक है, ये जो भी हमने पढ़ा ना अभी तक, ले ऑफ कंपनसेशन, ये किसका पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 5 है स्मॉलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन 50 एंड 99 वर्कमैन, इनके लिए पढ़ रहे हैं सब। ठीक है, अब देखो कहां पे थे, यहां पे 60 डेज का नोटिस देना होगा। कंपेंसेशन ऑन क्लोजर, मतलब कंपनी बंद कर दी, उस केस में भी आपको कंपेंसेशन देना होगा। कितना, जो भी एलिजिबल वर्कमैन, एलिजिबल वर्कर मतलब क्या है कि जिन्होंने 1 साल से ज्यादा कंटिन्यूस सर्विस जिनकी हुई है उनको बोलेंगे एलिजिबल वर्कमैन, तो उनको कंपेंसेशन मिलेगा। कितना मिलेगा कंपेंसेशन, यहां पे देखो कैप किया है, मैक्सिमम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में देखो कंपेंसेशन ऑन क्लोजर, मतलब जो स्मॉलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे कंपनी अगर बंद होती है तो जो भी एलिजिबल वर्कमैन है, मतलब जिन्होंने 1 साल या 1 साल से ज्यादा कंटिन्यूस सर्विस करी है, तो दे आर एंटाइटल्ड टू नोटिस एंड कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 25F एज इफ रिट्रेंच। मतलब कंपनी बंद भी होती है ना, तो उनको कितना कंपेंसेशन मिलेगा, एज इफ दे आर रिट्रेंच, मतलब काम से उनको हटाने के बाद कितना मिलता है। एवरेज 15 डे का एवरेज वेज मल्टीप्लाइड बाय जितना साल आपने कंटिन्यूस सर्विस करी उतना कैलकुलेट करो और उतना दे दो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये लिखा है कि एंटाइटल टू नोटिस एंड कंपेंसेशन एज इफ दे आर रिट्रेंच्ड। ठीक है, अब ये जो कंपेंसेशन है ऑन क्लोजर, ये किस केस में देना नहीं है, जहां पे सपोज अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो गए। अनअवॉइडेबल मतलब एम्प्लॉयर इसको अवॉइड नहीं कर सकता, मतलब फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया और उसका पूरा तबाह हो गया एस्टेब्लिशमेंट, तो वो तो अनअवॉइडेबल है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो उस केस में ये कंपेंसेशन नहीं देना, एज इफ दे आर रिट्रेंच्ड, ये वाला कंपेंसेशन नहीं देना। उस केस में कितना कंपेंसेशन देना है, मैक्स टू मैक्स 3 महीने का कैप लगा के रखा है यहाँ पे, तो कंपेंसेशन देना है लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 महीने। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अनअवॉइडेबल कंपेंसेशन उस केस में। अब अनअवॉइडेबल क्या नहीं है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी या फाइनेंशियल लॉस हुआ, ये कोई अनअवॉइडेबल चीज नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, आपका स्टॉक खत्म नहीं हुआ, ये लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, वर्कर का प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का प्रॉब्लम है, तो ये कोई ऐसा नहीं कि अनअवॉइडेबल है। लाइसेंस लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया या फिर माइनिंग मिनरल जो है वो खत्म हो गई, ये जो चीजें है ये सब अवॉइडेबल में आती है। अगर ये सब हुआ है तो भी आपको कंपेंसेशन देना होगा, इतना रिट्रेंच किया ना उतना देना होगा। अगर ये सब छोड़ के बाकी कुछ है, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो उस केस में कैप लगा के रखा है मैक्स टू मैक्स 3 महीने का। और ये जो है ना 3 महीने का कैप, ये सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है ना, उन्हीं पे ये लागू है। जो लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे अलग नियम है, उसको देखते बाद में। अब यहाँ पे देखो लीफो एंड री एम्प्लॉयमेंट पे क्या रूल है, मतलब अगर किसी वर्कर को रिट्रेंच करना ही है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर किसको पहले हटाएगा, जो लास्ट में आया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में सबसे आया है वर्कर उसको पहले हटाना है तो। ठीक है, एंड एम्प्लॉयर कैन डिविएट फ्रॉम दिस रूल ओनली बाय रिकॉर्डिंग रीजन, मतलब ये रूल फॉलो नहीं कर सकता लेकिन उसको रीजन देने होगा राइटिंग में। एंड दिस रूल स्ट्रिक्टली अप्लाई टू सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये रूल सिर्फ इंडियन सिटीजन पे अप्लाई होता है।
ठीक है। अब देखो री एम्प्लॉयमेंट अगर करना है, एम्प्लॉयर को फिर से उसी वर्कर को हायर करना है, तो वो किसको देगा, मतलब नए वर्कर को हायर करना है तो उसको पहले जिनको रिट्रेंच किया है और जो इंडियन सिटीजन है उनको प्रेफरेंस देना होगा। अब देखो मतलब जो भी यहाँ पे क्या लिखा है, जहां पर फेवरेबल टर्म्स से नए वाले एक्ट में जो भी आएंगे तो वो लगेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये 26 वीक वाला, मतलब ये एक्ट में तो 12 हफ्ते लिखा था, लेकिन नए वाले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 26 वीक है, तो ये अप्लाई होगा, तो वही लिखा है वहां पे ओवर राइडिंग इफेक्ट में। अब ये हो गया चैप्टर 5 है स्मॉलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब चैप्टर 5B यहाँ पे लार्जर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जहां पे 100 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पे क्या नियम है देखो। ये जो प्रोविजन अप्लाई होते हैं वहां किसको होते हैं, नॉन सीजनल है, ठीक है, वो वाली जो भी फैक्ट्री माइन प्लांटेशन है जहां पे 100 से ज्यादा वर्कर है, नॉट लेस देन 100 मतलब ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा वर्कर जहां पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे यहाँ पे स्ट्रिक्टर रूल है। अब रूल देखो क्या है, जहां पे अब देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल क्या है, जहां कोई कंपनी है वहां पे सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना शेयर है 51%, तो वो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। सीजनल कैरेक्टर का अगर डिस्प्यूट है तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अब प्रोविजंस देखो क्या है, ले ऑफ के क्या प्रोविजन है देखो, अगर ले ऑफ भी करना है ना तो प्रायर परमिशन लेना मैंडेटरी है। एम्प्लॉयर कैन नॉट ले ऑफ एनी वर्कर, ठीक है, विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन परमिशन फ्रॉम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड अथॉरिटी। ऐसा कोई प्रोविजन स्मॉलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए लागू नहीं था। यहाँ पे 100 से ज्यादा है तो ले ऑफ भी करना है तो आपको प्रायर परमिशन लेना होगा और साइमल्टेनियसली नोटिस भी देना होगा वर्कर्स को, ठीक है। एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई फॉर दिस परमिशन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड कॉपी उसकी देनी होगी वर्कमैन को, ठीक है। अगर ले ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर की वजह से हो रहा है, फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हो रहा है, या फिर ये सब चीजें फायर एक्सप्लोजन, तो इस केस में कंपलसरी नहीं है नोटिस देना, ठीक है, मतलब प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब 30 डे माइन रूल क्या है, अगर कोई माइन है तो फायर फ्लड ये सब हुआ है वहां पे, तो वहां पर भी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर को अप्लाई करना होगा परमिशन के लिए टू कंटिन्यू ले ऑफ विद इन 30 डे ऑफ कमिटमेंट। ले ऑफ कंटिन्यू हुआ 30 दिन हुए, 30 दिनों के अंदर आपको परमिशन के लिए अप्लाई करना है। Alternative employment guideline, lay off worker will not be deemed lay off if employer offers them alternative job, मतलब alternative job अगर दिया है तो उसको lay off नहीं मानेंगे, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट के क्या कंडीशन देखो, मतलब टर्मिनेशन ऑफ सर्विस यहाँ पे क्या कंडीशन है, पहले 3 महीने की नोटिस देनी होगी। देखो पहले वाले केस में 1 महीने की नोटिस थी, जहाँ पे 50 से 100 के बीच में एम्प्लॉय थे, स्मॉलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। लार्जर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 3 महीने की नोटिस है, जिन्होंने वर्कर्स ने 1 साल कंटिन्यूस सर्विस करी है, वहां पे 3 महीने की नोटिस देनी होगी राइटिंग में। अगर नोटिस नहीं दी तो फुल वेज 3 महीने का पे फुल वेजेस इंस्टेड ऑफ नोटिस पीरियड, जितना भी 3 महीने का उतना वेजेस देना होगा। प्रायर परमिशन यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट से पहले भी मैंडेटरी है, तो एम्प्लॉयर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिट्रेंचिंग सच वर्कर विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, तो यहाँ पर सेम है। फिर कंपेंसेशन रेट देखो उतना ही है, कंपेंसेशन रेट 15 डेज का एवरेज पे कैलकुलेट करो और जितना भी साल आपने कंटिन्यू सर्विस करी है उससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उतना कंपेंसेशन आपको मिलेगा। अब देखो स्पेशल प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन, मतलब क्लोजर के क्या प्रोसीजर, यहाँ पर 90 डेज का नोटिस देना होता है। पहले के केस में हमने देखा स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 60 डेज का नोटिस था, यहाँ पे 90 डेज का नोटिस देना है। और क्लोजर के केस में भी कंपेंसेशन देना होता है सेम, 15 डे का एवरेज वेज इनटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। मतलब अगर परमिशन मिलती है बंद करने की तो उस केस में हर एक वर्कर जिन्होंने ये सर्विस कंप्लीट करी है तो उनको मिलेगा क्लोजर कंपेंसेशन रेट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर में समझ में आ गया होगा फर्क क्या है दोनों में, इसका डिफरेंस डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। अब कॉमन प्रोसीजरल रूल देखो, डीम्ड अप्रूवल किस केस में होगा, ये जो 60 डे डीम्ड अप्रूवल है, मतलब वंस एप्लीकेशन फॉर परमिशन, मतलब आपने कंपनी ने परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने 7 दिन तक कुछ किया ही नहीं तो ऑटोमेटिकली परमिशन दे दिया ऐसा माना जाएगा, ठीक है। और जो भी ऑर्डर है ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग परमिशन, जो भी ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने, मतलब परमिशन ग्रांट करिए तो फाइनल है और बाइंडिंग है, सब पे बाइंडिंग है, और उसका कब तक है, 1 ईयर तक वो वैलिडिटी है उसकी। अब गवर्नमेंट अपने आप पे, मतलब अपने आप खुद से ही वो क्या कर सकता है, या फिर किसी ने एप्लीकेशन लगा दी तो उस केस में क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, जो भी मैटर है उसको भेज दो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल पे एडजुडिकेशन के लिए, और अगर रेफर किया तो ट्राइब्यूनल को अवार्ड देना होगा 30 दिनों के अंदर, तो ये वाला याद रखना। तो ये कुछ कॉमन रूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो पेनल्टीज एंड फाइन्स क्या है, अगर इलीगल तरीके से ले ऑफ किया है तो वहां पे 1 महीने का जेल और 1000 रुपये या फिर दोनों हो सकता है। इलीगल ले ऑफ है रिट्रेसमेंट का केस, और इलीगली क्लोज किया तो 6 महीने का जेल, 5,000 रुपये फाइन, या दोनों हो सकता है। अब जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबिलिटी देखो, जनरल सेफगार्ड जो है फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, जो भी हमने पढ़े अभी, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल हमने पढ़ा,
और मस्टर रोल मेंटेन करना है वो पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग पढ़ा, ठीक है, और री एम्प्लॉयमेंट के केस में प्रेफरेंस देना है वो पढ़ा। तो वो लार्ज एस्टेब्लिशमेंट में सेम एज इट इज लागू होता है, ठीक है। अब डिफरेंस देखो क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5A में और 5B चैप्टर में क्या फर्क है। जो स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 50 से 99, 100 से कम, तो वहाँ पे ये 5A लागू है, 100 से ज़्यादा वहाँ पे 5B लागू है। यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कोई प्रायर परमिशन, ले ऑफ के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है ना, इसके लिए देखो क्लोजर भी करना है तो उसके लिए भी कोई प्रायर परमिशन, या फिर रिट्रेंचमेंट मतलब काम से टर्मिनेट करना है, ले ऑफ करना है या फिर बंद करना है, किसी भी केस में प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन बड़े एस्टेब्लिशमेंट को ले ऑफ के लिए भी, रिट्रेंचमेंट के लिए भी और क्लोजर के लिए भी प्रायर परमिशन लेनी होगी। यहाँ पे अल्टरनेटिव जॉब दे सकती है 5 मील की रेडियस में, ऐसा कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस ये लिखा है कि वर्कमैन को कोई अनड्यू हार्डशिप ना हो, ऐसी जगह पे आपको काम दिया तो आपको करना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट यहाँ पे 1 महीने का नोटिस देना होगा, यहाँ पे 3 महीने का नोटिस देना होगा। क्लोजर का नोटिफिकेशन यहाँ पे 60 दिन पहले देना होगा, यहाँ पे 90 डेज पहले देना होगा। और क्लोजर कंपेंसेशन दोनों में देखो, कंपेंसेशन दोनों में सेम ही है, 15 दिन का एवरेज पे इंटू जितना भी सर्विस किया है, यहाँ पर भी सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से बंद कर रहे हो तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मतलब 3 महीने तक ही दे सकते हो कंपेंसेशन, यहाँ पे ऐसा कोई 3 महीने का कैप नहीं है। तो आई होप आपको ये की डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस चैप्टर 5C में दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। कोई भी एम्प्लॉयर वर्कमैन या ट्रेड यूनियन है वो ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, वही लिखा है कि या तो 6 महीने जेल, 1,000 फाइन या दोनों हो सकता है। बट कुछ जनरल पेनल्टीज पढ़ो, इलीगल स्ट्राइक लॉकआउट के केस में 1 महीना, वर्कमैन ने किया दोनों को भी 1 महीना जेल हो सकता है, और वर्कमैन को 50 रुपये 50 रुपये फाइन, 1,000 रुपये या फिर दोनों, ठीक है। ये पेनल्टी आप पढ़ लेना, मैं PDF डाल दूंगा। अब कुछ मिसलेनियस प्रोविजन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको देखो। अगर किसी कंपनी ने ऑफेंस किया तो उसके एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, ऑफिसर उस सबको भी गिल्टी माना जाएगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो प्रूव करे कोर्ट में कि उनके नॉलेज के बिना हुआ वो सब जो भी क्राइम हुआ है, ठीक है। अब मेंटेनिंग सर्विस कंडीशन ड्यूरिंग पेंडेंसी, मतलब कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है वो सर्विस कंडीशन अल्टर नहीं कर सकता, जो भी डिस्प्यूट से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, वैसी सर्विस कंडीशन अल्टर नहीं कर सकता। बाकी सर्विस कंडीशन जो डिस्प्यूट से कनेक्टेड नहीं है उसको अल्टर कर सकता है, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डेंस विद जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से। प्रोटेक्टेड वर्कमैन किसे बोलते हैं, डेफिनेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टेड वर्कमैन मतलब जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस बियरर, मतलब जो ट्रेड यूनियन होती है उसका कोई एग्जीक्यूटिव है या फिर ऑफिस बियरर है तो उसको प्रोटेक्टेड वर्कमैन बोलते हैं। उनकी सर्विस कंडीशन अल्टर नहीं कर सकते टू देयर प्रेजुडिस, नॉर दे कैन बी डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज डिसमिस नहीं कर सकते ड्यूरिंग पेंडेंसी, और इवन फॉर अनकनेक्टेड, ये वाला मैटर जो है इस केस के लिए भी उनको हटा नहीं सकते विदाउट एक्सप्रेस रिटर्न परमिशन। और 1% रूल, ये सब जो प्रोटेक्टेड वर्कमैन है ये कितने हैं, मैक्स टू मैक्स 1%, टोटल वर्कफोर्स जो है वर्कर्स की, तो मैक्स टू मैक्स ये 1% हो सकते हैं किसी भी स्टैब्लिशमेंट में। मिनिमम कम से कम 5 हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 100 हो सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 5 होने चाहिए प्रोटेक्टेड वर्कमैन, मैक्स टू मैक्स 100 हो सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल अगर डाला है तो 3 महीने के अंदर उसको क्या करना होगा, अथॉरिटी को टाइमलाइन में मेंशन किया है अथॉरिटी के लिए, ठीक है। ये वाला अप्रूवल, ठीक है, मतलब हटाना है काम से उस केस में। अभी इसमें बहुत सारी चीजें दी है एक्ट में। अब शेड्यूल को देखते हैं। पहला शेड्यूल मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस किसको बोलते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी सर्विसेज मेंशन करी है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर अप टू 6 मंथ तक एट अ टाइम, मतलब एक बार 6 महीने के लिए वो डिक्लेयर कर सकता है। देखो बैंकिंग, सीमेंट, कोल, टेक्सटाइल, फूड स्टॉप, आयरन, स्टील, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, माइनिंग ऑपरेशन, यहाँ पे बहुत सारा देखो इस पे आया था, आई थिंक पाइराइट्स पे आया था लास्ट ईयर। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, आप समझ लो, कॉमन सेंस पे सॉल्व करो, क्योंकि ये सारी लिस्ट याद करना इंपॉर्टेंट, मतलब डिफिकल्ट है, लिस्ट तो है लेकिन डिफिकल्ट है। मतलब कॉपर, लीड, जिंक, आयरन ओर, पायराइट, फॉस्फोरस, मैग्नेसाइट, ये जो भी माइनिंग ऑपरेशन है उसको भी गवर्नमेंट ने पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डाल दिया है। फायर ब्रिगेड सर्विस ये तो समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट मिंट, सिक्योरिटी प्रेस, सिक्योरिटी पेपर मिल, कोई भी ऑयल फील्ड है, यूरेनियम इंडस्ट्री है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सब, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। अब देखो लेबर कोड का जुरिस्डिक्शन क्या है, सेकंड शेड्यूल में जो दिया है क्या दिया है, जो भी एम्प्लॉयमेंट मतलब ऑर्डर होती है, स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसका भी अलग एक एक्ट है, तो उसके अंडर जो भी रूल्स है तो वो यहाँ पे आ रहा है। उसका जो भी ऑर्डर है उसका इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन, किसी को रॉन्गफुली डिसमिस किया तो उसका केस हो गया, फिर जो भी कंसेशन प्रिविलेज है उसको हटाया, लॉकआउट या स्ट्राइक लीगल है या इलीगल है वो सेकंड शेड्यूल में आता है, वो लेबर कोड के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये तो याद ही रखो, ठीक है। ऑल मैटर्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल, जो भी थर्ड शेड्यूल में स्पेसिफाई किया वो छोड़ के बाकी सब मैटर वो सब लेबर कोड के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो इसका देखो थर्ड शेड्यूल में क्या दिया है, जो भी वेजेस से रिलेटेड मैटर है,
अलाउंस से रिलेटेड मैटर है, आवर ऑफ वर्क, रेस्ट इंटरवल, लीव विथ वेज, हॉलीडे, पीएफ, जो भी मैटर इस पे डिस्प्यूट है, क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड, डिसिप्लिन, ये सब रिट्रेसमेंट ऑफ वर्कमैन, क्लोजर ऑफ, इससे जो भी मैटर है वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे। ये याद रखना, ये सेकंड थर्ड शेड्यूल याद रखना, और ये छोड़ के जो भी है वो लेबर कोर्ट में जाएगा मैटर। अब फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया, नोटिस ऑफ चेंज कंडीशन, मतलब सर्विस कंडीशन चेंज करनी है तो 21 डेज का नोटिस देना होगा। लेकिन क्या चेंज करना है, ये सब अगर आपको चेंज करना है, वेजेस चेंज करने हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इसका कंट्रीब्यूशन चेंज करना है, बाकी अलाउंसेस चेंज करने हैं, आवर ऑफ वर्क चेंज करना है, लीव विद वेजेस, हॉलीडे चेंज करना है, तो ये सब चीजें चेंज करनी है तो उस केस में 21 डेज का नोटिस देना है। लेकिन ये सारे मैटर फोर्थ शेड्यूल में दिए हैं, मतलब ये सब चेंज करना है तो आपको इतना टाइम का नोटिस देना होगा। अब फिफ्थ शेड्यूल में देखो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस दी है, क्या क्या अनफेयर है। पहला तो ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज ट्रेड यूनियन, जो एम्प्लॉयर की या फिर एम्प्लॉइज की, ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स ट्रेड यूनियन, और यहाँ पे वर्कमैन एंड वर्कमैन्स ट्रेड यूनियन, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर की जो ट्रेड यूनियन है या फिर एम्प्लॉयर, वो क्या क्या दिया है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, और यहाँ पे वर्कमैन की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या दिया। तो पहला तो इंटरफेरेंस या कोर्जन, मतलब धमकाना, डराना धमकाना वर्कर्स को, हम निकाल देंगे काम से अगर यूनियन ज्वाइन किया तो, या फिर लॉकआउट का धमकी देना, ठीक है, यूनियन अगर ऑर्गेनाइज किया तो, या फिर ग्रांटिंग वेज इंक्रीज एट अ क्रूशियल ऑर्गेनाइज, मतलब वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उन्होंने वादा कर दिया कि हम आपको वेज बढ़ा देंगे, मतलब ये एक टाइप का ये कर रहे कि आप ये सब ना करो ट्रेड यूनियन वगैरह। फिर यूनियन पे डोमिनेशन करना, इंटरफेयर करना उनके काम में, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड यूनियन बनाना, ये सब अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आता है। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्चार्जिंग वर्कर फॉर यूनियन ऑर्गेनाइजिंग, टेकिंग पार्ट इन लीगल स्ट्राइक, ये सब किया तो मतलब ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। मैलिफाइड टर्मिनेशन, एबोलिशिंग रेगुलर वर्क, गिविंग इट टू कॉन्ट्रैक्टर्स टू ब्रेक स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक तोड़ने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को काम दिया, रेगुलर वर्क हटा दिया। ये तो यार देखो ये सब अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, बट बहुत जगह पे ये होता है। एम्प्लॉइंग वर्कर एट बदली कैजुअल टेम्पररी फॉर ईयर टू डिप्राइव देम ऑफ परमानेंट स्टेटस, मतलब परमानेंट स्टेटस ना मिले इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैजुअल बदली टेम्पररी के लिए काम पे लगाया, ठीक है, ये सब अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। या फिर लीगल स्ट्राइक चल रहा है, उस केस में आपने अगर नए वर्कर्स को हायर किया तो वो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। कोई अवॉर्ड सेटलमेंट एग्रीमेंट है, उसको इंप्लीमेंट करने से वो फेल हो गए, ठीक है, वो सब अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। अब वर्कर्स के दृष्टिकोण से मतलब इनका क्या अनफेयर है, देखो एडवाइजिंग और इंस्टिगेटिंग इलीगल स्ट्राइक, ठीक है, फिर कोर्सिंग अदर वर्कर्स, मतलब उनको फोर्स कर रहे हुए, पिकेटिंग टू फिजिकली डिबार नॉन स्ट्राइकिंग वर्कर फ्रॉम एंट्री, मतलब बाकियों को भी वर्कर्स में एंटर करने से मना कर रहे हो, ठीक है। रिफ्यूजल बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनियन टू बार्गेन इफेक्टिवली इन गुड फेथ विद एम्प्लॉयर, मतलब अगर एम्प्लॉयर बात करने के लिए रेडी है लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है उन्होंने मना कर दिया, गुड फेथ में भी बात नहीं हो रही, तो वो भी अनफेयर में आता है। स्टेजिंग, एंकरेजिंग और इंस्टिगेटिंग कोर्सिव एक्शन सच एज विलफुल, गो स्लो, मतलब कोर्सिव एक्शन मतलब विलफुल क्या कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, या फिर प्रीमाइसेस में जाके बैठ रहे हैं वर्किंग आवर्स के बाद, घेराव वगैरह, ये सब इलीगल, ठीक है, अनफेयर, इलीगल नहीं है, सॉरी, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। स्टेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन एट रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉयर और मैनेजरियल स्टाफ, ये डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी मतलब वो जहाँ पे रह रहे हैं वो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। फिर विलफुल डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। और अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या सजा है, कहाँ पे दिया है वो, हमने यहाँ पे अभी पढ़ा पेनल्टीज, देखो फाइनेंशियल एड अगर कोई दे रहा है तो उस केस में ये वाला है 6 महीने 1000, क्लोजर विदाउट प्रायर नोटिस, उस केस में मतलब नोटिस दिए बिना आपने बंद किया तो उसमें ये सजा है। हाँ यहाँ पे दिया है देखो, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अगर कोई करता है तो उसको 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये फाइन या दोनों हो सकता है। तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या है वो हमने अभी देखे, बाकी ये चीज आप देखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, बट ये कुछ जो मैंने हाईलाइट करके रखा है वो देख लो, ठीक है। और ये प्रोटेक्टेड वर्कमैन 1% रूल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। सो आई होप आपको समझ में आ गया, पूरा शेड्यूल पूरा एक्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।